गुड मॉर्निंग। सेवन्थ क्लास, सब्जेक्ट सोशल हिस्ट्री, पेज नंबर आपका 7 का जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था, मूवमेंट। यानी मतलब उस टाइम के लोग जो ईंटों पत्थर उस मटेरियल से मिलके सब वो बिल्डिंग बनाते थे, ये मिडिल पीरियड। और इस टाइम के जो मंदिर वगैरह घर वगैरह हैं, ये सब उत्तर दक्षिण तरफ इनका कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। और इस समय जो मुसलमान जो राजा मुस्लिम राजा थे, वो जो मंदिर थे, सॉरी मस्जिद थे, और ये जो अन्य दूसरी संरचनाएं जो भी हैं या दूसरी जो इमारतें हैं, तो इनका निर्माण वास्तुकला के निर्माण और जो एक नया तत्व उन्होंने लिया था वास्तुकला का, तो ये इस अवधि में अधिकतर इमारतें आज भी बची हुई हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल लिया था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लिया था या अच्छी किस्म का लिया था। तो इसके लिए जो इमारतें आज वर्तमान में देखते हैं कि बहुत सारे मकान उस समय के बाद के, तो ये बहुत पुराने इतिहास से ये इमारतें टिकी हुई हैं। और इनकी वास्तुकला जो है, चाहे वो भूकंप हो, बाढ़ हो, जैसी ये प्राकृतिक जितनी भी आपदाएं हैं, उससे ये बच जाती हैं। और इन स्मारकों के जो शिलालेख है, पेंटिंग है, जो इन्हें हमें अतीत के बारे की जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो ये हमारी जो क्या कह सकते हैं कि जो धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, उसके हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। और जैसे कि आपने हम फ्यूचर के बारे में देखते हैं, तो ये ऐतिहासिक इमारतों के द्वारा हमें हिस्ट्री का पता चलता है। उसी तरह से हम सिक्के भी देख सकते हैं कि पुराने ज़माने के सिक्कों के कारण भी हमें मध्यकालीन में जो राज्य करते थे, वो अपने अपने तरह के सिक्के निकालते थे। और इन सिक्कों का एक तरफ राजा का चित्र होता था और एक तरफ छोटे नारे टाइप में, ये जो स्लोगन टाइप में लिखे रहते थे। और इन सिक्कों पर सोने और चांदी जैसी धातुओं को इनको से किया जाता था। और सिक्के हमें महत्वपूर्ण अवधि जैसे उस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि के लोगों को और उनकी भाषाएं, सामाजिक और धार्मिक जीवन, अन्य बहुत सारी चीज़ों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। आज जिस सिक्के को हम रुपया कहते हैं, वो शेरशाह सूरी ने पेश किया था, यह शेरशाह सूरी ने निकाला था, जिसके कारण आज हम सिक्कों का इतिहास का जो अध्ययन करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि सबसे प्रामाणिक स्रोत हमें जो मिलता है, साहित्य स्रोत, वो मध्यकाल में मिलता है, जो 8वीं से 12वीं शताब्दी में अधिकांश हमें ये देखने को मिलता है। और इसकी जानकारी मिलती है कि ये जो छालों पे, ताड़ के पत्तों की खालों पे और इसके लेख खालों पे लिखे हुए रहते हैं कि, और जिससे यहाँ के लेखन से उत्पन्न होते हैं। वर्तमान की बोली जैसे सभी भाषाएं या मध्य युग में इस्लाम शासकों ने जब अन्य राजा आए थे, तो वहाँ पे एक लेख लिखा था, इब्न तूता। हाँ, मतलब इब्न तूता जैसे इस्लामिक राजा आए थे, तो इस लेखक शासक के दरबार में रहते थे। और वे लेखक जो थे ललित वरदराज चौहान, जो कोर्ट के जो दरबारी थे, वो चंद्रबरदाई, ललिता, विग्रहनाथ नाटक, सोमदेव, पृथ्वीराज रासो, विदेशी जो विद्वान थे, ये अल-रुबानी ने भारत में महमूद गजनवी के साथ पृथ्वीराज चौहान के प्रशंसा में लिखा है। वेद इतिहास के संबंधित रिपोर्ट, भारत की सीमाओं के बाहर अंदर कुछ घटनाएं हुई हैं। भारत के मध्यकाल में इन घटनाओं को और बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। यहाँ जो भारत के
बाहरी जो दूसरे देश से या जो संपर्क में आए हैं, उन्हें मुख्य दो कारक थे कि पहला तो था व्यापार जो कि महत्वपूर्ण था, और दूसरा था भारत में उनका आना या उनको कब्जा करना या बसना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसके बाद जो उन्होंने इस्लाम जो ट्रेंड में आया कि इस्लाम का राइज उदय कब हुआ, तो इसमें हम देखने को पड़ते हैं कि जब इस्लाम की स्थापना हुई तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने की थी। बाद में इन्हें पैगंबर के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म 1570 ईस्वी में मक्का में कुरैशी जनजाति में हुआ था, और वो 622 ईस्वी में मक्का में भाग गया था और नए धर्म इस्लाम की स्थापना की थी। 622 ईस्वी को इस्लाम में हिजड़ा के रूप में माना जाता है, और ये इस्लामिक कैलेंडर में पहला वर्ष था। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम को दुनिया भर में फैलाया गया और उनके उत्तराधिकारी खलीफा के रूप में जाने जाते हैं। तो इसके बाद में देखते हैं कि हाँ, तो ये इस्लाम का उदय हुआ था 570 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। इसके बाद आता है जिन्होंने जॉर्डन, तुर्की, फिलीपींस, सीरिया, लेबनान, इराक, मिस्र, सिंध पर इन लोगों ने विजय प्राप्त कर ली थी या कब्जा कर लिया था। अब्बासिद जो साम्राज्य सभ्यता का सबसे शक्तिशाली राज्य बना था, वह 8वीं शताब्दी के मध्य में बगदाद में खलीफा के रूप में सत्ता में आया, और इन देशों में इस्लाम तेजी से फैल गया। अरब बहुत उत्सुक व्यापारी थे। उन्होंने व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए पहल की और दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उद्योगी और के रूप में उद्योग के रूप में अपना वर्चस्व फैला लिया था, और वो समुद्र के किराए के रूप में उनको उभारा। मतलब वो समुद्र के जो आने जाने के लिए रहते था, वो टैक्स लेते थे, जिससे कला और साहित्य वास्तुकला को बढ़ावा मिला था। स्थापना के पहले अरबों को कई आदिवासी समुदाय में विभाजित किया गया था। वे एकजुट होकर ताकत के रूप में उभरे थे और मंगोला में इस्लाम को बदल दिया था। इस्लाम ने भारत की घटनाओं को और भी प्रभावित किया था। मतलब जो कुछ अरब व्यापारियों जो थे भारत के पश्चिम तट पर आए थे, अपने व्यापारिक केंद्र में स्थापित किए थे। तो जो खलीफा जो उत्तराधिकारी बना था, उन्होंने शासन किया था, और अब्बासिद ने जो बगदाद में शासन किया वह दुनिया भर में फैला दिया था, पूरे वर्ल्ड में इस्लामिक धर्म को फैला दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि 5वीं शताब्दी के बीच में जो अवधि थी, वो यूरोप को काले युग के नाम से जानते थे। जो यूरोप व्यापारी और वाणिज्य का बहुत पिछड़ा हुआ था, और यूरोप में जो अव्यवस्था थी वो निरंतर युद्धों के कारण हो रही थी। जो रोम शहर पर हुणों, गोथों और वंडालों ने हमला किया था। वंडल एक ऐसी व्यक्ति के संदर्भ में जो कहते हैं कि ये लोग जानबूझकर निजी संपत्ति को नुकसान करते थे या नष्ट करते थे, और आम जनता को तनावग्रस्त जीवन जी रहा था, जिसके कारण गोथ जो जर्मनी लोगों के सदस्य कहा जाता है, उन्होंने 3री और 5वीं शताब्दी के बीच रोम साम्राज्य को आमंत्रित किया था। तो जिससे ये कह सकते हैं कि जब अंग्रेज भारत आए थे, तो इस समय एकमात्र सांस्कृतिक विकास जिसके कारण यूरोप में समृद्धि आई थी, वो था ईसाई धर्म। यूरोप में इन विकासों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था, और भारत के जो यूरोपीय देश थे, व्यापार के धर्मगुरु को प्रभावित किया था। तो ये इसके बारे में
ये आपका 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 8 और 9 हुआ है।